नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आई आर शो में। दोस्तों, इस समय अफ़गानिस्तान से बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान के 85% भूभाग पे जो है वो कब्ज़ा कर लिया है। ऐसा तालिबान ने क्लेम किया है क्योंकि इस समय मॉस्को में जो है वो तालिबान के इशू को लेके जो है एक मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में तालिबान के भी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पहुँचे हुए हैं। और उन्होंने वहाँ ये क्लेम किया है, तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि तालिबान ने इस समय जो अफ़गानिस्तान है उसके जो 85% जो एरिया है उसके ऊपर जो है इस समय कब्ज़ा कर लिया हुआ है। इसी को देखते हुए बहुत से देशों ने अपनी वहाँ पे कॉन्सुलेट जो है खाली कर ली है। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि अब जाके जो है वो 11 जुलाई को इस समय भारत ने भी क्या किया है कि जो उनके जो ऑफ़िशियल्स हैं, जो कि कांधार में जो उनके कॉन्सुलेट थी जो चल रही थी, वहाँ से अपने जो ऑफ़िशियल्स हैं उनको बाहर निकाल लिया है। यानी कॉन्सुलेट से जितने भी इंडियन ऑफ़िशियल्स हैं उनको अब भारत सरकार ने भी वहाँ से बाहर निकाल लिया है, क्योंकि अब जो वहाँ स्थिति है वो ख़राब होती जा रही है। अब इसको देखिए, क्लैरिफ़ाई करना तो मुश्किल है और इसको वेरीफ़ाई करना तो बड़ा मुश्किल है कि जो तालिबान क्लेम कर रहा है कि उसने 85% पे कंट्रोल किया है, वो हो गया है या नहीं हो गया है। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है वहाँ पे बहुत ख़राब होती जा रही है। हालाँकि जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी, उन्होंने कहा है कि 100 साल लग जाएँगे तो भी जो है तालिबान के आगे जो है वो सरकार जो है वो सरेंडर नहीं करेगी, ऐसा इनका कहना है। लेकिन वहाँ की जो स्थितियाँ हैं उनको देख के लग रहा है कि तालिबान जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो अब वहाँ बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण जो है कि यूएसए ने जो अपने आप को जल्दी से जल्दी वहाँ से निकाल लिया है। क्योंकि ऐसा कोई नहीं सोच रहा था कि यूएसए इस तरीके से इतनी जल्दी से अपनी सेना को वहाँ से निकालेगा। अब इसके लिए कल बाइडेन का इंटरव्यू भी हुआ था और जिसमें उनसे पूछा भी गया कि इस तरीके से यूएसए ने जो है वहाँ से निकल के कुछ वैसा ही काम किया जैसा उसने वियतनाम में किया था। तो बाइडेन ने इस पे अपने आप को डिफेंड करते हुए कहा कि यूएसए अब जो है वो किसी और की लड़ाई नहीं लड़ेगा और अफ़गानिस्तान के लोगों को ही ये चाहिए कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ें। और यूएसए इसलिए नहीं गया था कि वो अफ़गानिस्तान को एक अलग देश बनाना चाहता था, वो तालिबान के लिए गया था और वहाँ पे अपना बदला लेने गया था कि वहाँ की जो ज़मीन है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ फिर से इस्तेमाल ना की जा सके, इसलिए वहाँ की जो टेरर आउटफिट है वो उसको ख़त्म करने के लिए गया था। तो बाइडेन ने कहा कि जो अमेरिका का जो मोटिव था वो पूरा हो चुका है और अमेरिका का ये काम नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए लड़ेगा। तो एक तरीके से आप इसे हिपोक्रेसी कह सकते हैं अमेरिका की, क्योंकि इतने साल आपने एक तरीके से सिविल वॉर की कंडीशन वहाँ डेवलप करने के बाद आप इस तरीके से वहाँ से भाग गए। और उसके बाद बाइडेन का ये भी कहना था कि हमने तो जो है वहाँ के रक्षा के लिए वहाँ के जो अफ़गान फ़ोर्सेस हैं उनके जो लड़ाके हैं उनको जो हमने क्या किया है, ट्रेन किया है। क्योंकि अफ़गान फ़ोर्सेस जो है वहाँ की ऑफ़िशियल सेना है अफ़गानिस्तान की, जिसको अमेरिका ने कहा कि इतने साल से वो ट्रेन कर रहे थे, तो वो लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए वो कैपेबल हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, साथ ही साथ अब इसमें चीन की भी एंट्री हो गई है इस पूरे सिनेरियो में, क्योंकि चीन ने भी जो है वो बहुत इंटरेस्ट दिखाया है तालिबान के साथ बात करने में। जैसे-जैसे स्थितियाँ जो स्पीड अप होती जा रही तालिबान के लिए, तो उसमें जो है चीन ने भी अपना जो है उसमें अपना मोटिव जो है देखना शुरू कर दिया है। क्योंकि माना जा रहा है कि लगभग $8 ट्रिलियन की जो मिनरल्स हैं वो आपके अफ़गानिस्तान में हैं और उन $1 ट्रिलियन के जो मिनरल्स हैं उनको जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाहता है चाइना। और साथ ही साथ वहाँ जो अपना बीआरआई का प्रोजेक्ट है उसको भी एक्सपेंड करना चाहता है और उसके लिए कहीं न कहीं उसने तालिबान के लोगों से बातचीत भी अपनी शुरू कर दी है। यहाँ आप साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि जो तालिबान है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस समय फ्रेंडली नेचर का दिख रहा है चाइना के टुवर्ड्स, क्योंकि वो जान रहा है कि चीन ही एक ऐसा है जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निवेश और सारी चीज़ें करके यहाँ पे जो फाइनेंस है उसको ले आ सकता है और कहीं न कहीं उनके मोटिव को पूरा कर सकता है। और इसीलिए जो है जो तालिबान के लोग हैं उन्होंने कहा है कि तालिबान कॉल्स चाइना फ्रेंड प्रोमिसेस नॉट टू होस्ट उइगर मिलिटेंट्स इन अफ़गानिस्तान। अब आप यहाँ देख सकते हैं, एक दिलचस्प चीज़ ये है कि चाइना का जो ज़िंजियांग प्रोविंस है, ये आप यहाँ देख सकते हैं ज़िंजियांग प्रोविंस, यहाँ पे जो है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट एक समय चल रहा था, जिस समय तालिबान 1999 में आया था, ये आप रेड सर्किल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो उइगर के जो मिलिटेंट्स हैं जिनका जो काम चल रहा है कि वो अपना एक यहाँ एक अलग से सेपरेट कंट्री बनाना चाहते हैं जो कि चाइना से अलग हो जाए, उसके लिए क्या था कि अब यहाँ के जो उइगर जो हैं वो भी मुस्लिम्स हैं, लेकिन तालिबान ने अपने बेनिफिट के आगे ये तय कर लिया कि वो चाइना का सपोर्ट करेगा और उइगर मुस्लिम्स की जो है वो बात अभी नहीं करेगा। फ़िलहाल तो कुछ देखने में ऐसा ही लग रहा है और तालिबान ने इसीलिए ये वादा किया है चाइना से कि वो उइगर मिलिटेंट्स को सपोर्ट नहीं करेगा। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है
उसको उइगुर मिलिटेंट्स के लिए जो है वो इस्तेमाल भी नहीं होने देगा। तो कहीं न कहीं देखिए तालिबान भी जो है चाइना के साथ अपने जो रिलेशंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और ये सब दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जो है वो काफ़ी जो क्लैश है वो काफ़ी करीबी में आ गया है। क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि जो अफ़गान फ़ोर्सेज़ हैं वो 6 महीना कम से कम रोक के रखेंगी तालिबान को। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि तालिबान जो है बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़त बनाते जा रहा है, और वो तेज़ी से जो है वहाँ के इलाके जो हैं उन पे कब्ज़ा करता जा रहा है। अगर ऐसा ना होता तो भारत सरकार को वहाँ से अपनी जो कॉन्सुलेट है वहाँ से इंडियन ऑफ़िशियल्स को वहाँ से खाली ना करवाना पड़ता और उनको जल्दी से जल्दी ना बुलाना पड़ता। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ इनके कौन-कौन से कुछ फ़ीचर्स और कौन-कौन से जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानने चाहिए, और इंटरनेशनल रिलेशन में उनका क्या इम्पोर्टेंस है अफ़गानिस्तान के इशू को लेके, इसको भी समझना चाहिए। अब अगर आप इंडिया के पर्सपेक्ट से देखिए तो आप यहाँ ये देख सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के ऊपर आपको जो पूरा रेड सर्किल जो इनसर्किल हुआ दिख रहा है, यही है आपका वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर जो है ये आपका जम्मू कश्मीर से तो लगता ही लगता है, लेकिन आप इसके अगर टिप को देखेंगे तो ये आपके चाइना के जो जिंगजियांग प्रोविंस है, जहाँ पे माना जाता है कि, और ऐसा है भी कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जाता है, और उइगुर जो मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है एट्रोसिटीज़ की जाती है चाइना के द्वारा। तो ये वखान कॉरिडोर जो है ये जम्मू कश्मीर से तो लगता ही लगता है, चाइना से भी लगता है। तो इसीलिए जो वखान कॉरिडोर है चाइना के लिए भी काफ़ी कंसर्निंग पॉइंट है, साथ ही साथ भारत के लिए भी कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि भले ही ये हिस्सा पीओके में हो, लेकिन ये भारत के जम्मू कश्मीर में घुसने का सबसे सेफ़ कॉरिडोर है वखान कॉरिडोर, इसीलिए इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के ऊपर में ही तजिकिस्तान से लग रही है बॉर्डर, यहाँ तुर्कमेनिस्तान से भी लग रहा है, किर्गिस्तान से भी लग रहा है। तो ये सब जो एरिया जो आते हैं, चाहे तजिकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ये सब जो हैं ये सीएसटीओ का पार्ट हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रशिया के साथ की गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं सीएसटीओ, ये आपका 1992 में जो है इसको जो है फॉर्म किया गया था, तब इसका नाम जो है यूनाइटेड आर्म्ड फोर्स होता था, बाद में इसको कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी कहा गया, और इसी को बाद में जो है अक्टूबर 2002 में जो है इसको कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना गया है। इसके जो मेंबर्स हैं आप देख सकते हैं 6 मेंबर्स हैं, आर्मेनिया, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। अब देखिए हैरानी वाली बात यह है कि सीएसटीओ में जो है आपका आर्मेनिया भी है, लेकिन आर्मेनिया और अज़रबैजान का जब क्लैश हुआ था कुछ समय पहले नागोर्नो कराबाख रीजन को लेके, तो उसके ऊपर जो है आर्मेनिया की मदद करनी चाहिए थी रशिया को, लेकिन रशिया ने उस समय ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसका मानना ये था कि ये तो किसी ऐसी चीज़ पे इन लोग के बीच में संघर्ष चल रहा है जो कि पहले से डिस्प्यूटेड है। तो इंटरनेशनल रिलेशन के प्लेटफॉर्म पे देखिए ये सब चीज़ें होती रहती हैं कि ये वक्त के अकॉर्डिंग ये चीज़ें काम करती हैं कि कोई अगर एग्रीमेंट किसी के बीच में हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसका कितना आपको डिप्लोमेटिक बेनिफिट मिलेगा, कितना स्ट्रैटेजिक बेनिफिट मिलेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी वजह से जो है रशिया ने जो क्या किया था कि आर्मेनिया की मदद नहीं की, क्योंकि उस समय जो था उसका कोई भी स्ट्रैटेजिक बेनिफिट जो था वो रशिया को नहीं होना था, आर्मेनिया और अज़रबैजान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें। इसीलिए जो है आर्मेनिया की मदद रशिया ने नहीं की, बस ये किया कि दोनों के बीच में सीज़फायर रशिया ने करवाया था। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अफ़गानिस्तान में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रेड लाइन में जो मैंने ये आपके लिए जो ड्रॉ किया है ये गोल्डन क्रेसेंट का एरिया है। अब ये गोल्डन क्रेसेंट क्या है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि गोल्डन क्रेसेंट जो है वो आपका अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर का एरिया है। साथ ही साथ ये ईरान में भी कुछ दूरी तक जाता है, और इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो एक जो है वो आपने चाँद को देखा होगा जब वो थोड़ा-सा दिखता है, जब चंद्रमा जो होते हैं वो जो तब थोड़ा-सा जब वो दिखते हैं, तो उसी का जो स्ट्रक्चर बनता है वही आपका जो है वो गोल्डन क्रेसेंट की जो है आकृति बनती है। तो इसी को गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं। अब गोल्डन इसलिए इसको नाम दिया गया है क्योंकि इसमें जो है विश्व का जो है सबसे ज़्यादा जो है ओपीएम का जो इल्लीगल जो ओपीएम का जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा यहीं होता है। यहाँ जो है आप यूएनओडीसी की जो है रिपोर्ट भी देख सकते हैं, काउंटरिंग द ड्रग प्रॉब्लम इन साउथ एशिया, जिसमें जो है इन्होंने आप रेड लाइन से जो मैंने मार्क किया उसको साफ पढ़ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट यूएनओडीसी सर्वे, अफगानिस्तान इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इलिसिट ओपियम प्रोड्यूसिंग कंट्री अकाउंटिंग फॉर मोर देन 90% ऑफ ग्लोबल आउटपुट। यानी कि यूएनओडीसी के अनुसार जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें जो इलीगल जो ओपियम का जो प्रोडक्शन है वर्ल्ड में उसका 90% से ज़्यादा जो है वो सिर्फ अफ़गानिस्तान में होता है। इसीलिए दोस्तों ये जो आप यहाँ ब्लू लाइन से जो देख रहे हैं इन सर्किल जो मैंने ऊपर से किया है, जो आपका ये वखान कॉरिडोर तक जा रहा है,
ये एरिया प्रेजेंट में जो है इस पूरे एरिए को जो है तालिबान ने कैप्चर कर लिया है, और नीचे का जो पूरा रेड एरिया है इसको भी तालिबान ने कैप्चर करके रखा हुआ है। इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि तालिबान को क्यों इतना एज मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मिनरल वाले एरियाज़ हैं उस पर भी तालिबान का कब्ज़ा है। साथ ही साथ जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन की जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो आप समझ ही सकते हैं। वखान कॉरिडोर, चाइना वाला इशू, भारत का इशू ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। रशिया का इशू आपको मैंने बता ही दिया, क्योंकि तजिकिस्तान जो है वो आपका इसमें आता है, CSTO में आता है, इसीलिए जो है कहीं ना कहीं रशिया के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं चाहे किर्गिस्तान हुए, कजाकिस्तान हुए, चाहे तजिकिस्तान हुए, ये सब पहले USSR का पार्ट थे। लेकिन जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, तो उसके बाद रशिया ने जिस तरीके से नेटो की फॉर्मेशन हुई उसी तरीके से रशिया ने क्या किया कि एक CSTO की फॉर्मेशन की, ताकि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑर्गेनाइजेशन भी बन जाए, और साथ ही साथ ये जो देश हैं ये रशिया के कहीं ना कहीं प्रभाव में बने रहें। तो इसीलिए जब तालिबान का जो इशू जो बढ़ रहा है उस पर रशिया ने अपनी जो फोर्सेज़ हैं वो तजिकिस्तान के आसपास में भी उसने अपनी डिप्लॉय कर दी हैं, और साफ साफ तालिबान को चेतावनी दे दी है कि अगर आप इससे आगे अगर बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है आर्मी के जो कॉन्फ्लिक्ट है और साथ में साथ जो रशियन आर्मी है उसके इम्पैक्ट को आपको झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए भी तालिबान ने कहीं ना कहीं एश्योर किया है रशिया को कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और देखिए, और सबसे बड़ा जो इसमें जो एक और जो व्यू पॉइंट निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब तालिबान के कब्ज़े के बाद जो एक सिविल वॉर वाली जो स्थिति हो गई है और जो अफ़गान फोर्सेस जो अब कमज़ोर हो रही हैं, उसका फ़ायदा कहीं ISIS की जो ब्रांच है जो कि अफ़गानिस्तान में काम करती है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, कहीं वो जो है अब यहाँ पे जो है एक्टिव ना हो जाए। और क्योंकि वो भी यहाँ पे एक्टिव है और उसके जो है तालिबान से अगर आप आइडियोलॉजी को लेके देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जहाँ वो सीधे जो है वो शरिया लॉ को लागू करने की बात करते हैं और इस्लामिक लॉ को ही चलाने की और इस्लामिक स्टेट की ही स्थापना की बात करती है, वहाँ तालिबान जो है वो सिर्फ अफ़गानिस्तान के जो इंटरनल मैटर्स हैं उनकी बात करता है, और बाहर अफ़गानिस्तान के क्या हो रहा है वो इससे मतलब नहीं रखता है। लेकिन जो ISIS है इसकी जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है इसका इस्लामिक स्टेट को ही बनाना है, चाहे वो अफ़गानिस्तान रहे, ईरान रहे, पाकिस्तान रहे, मतलब इसको एज अ कलेक्टिव स्टेट के रूप में वो देखता है, ना कि एक पर्टिकुलर एक देश के रूप में। तो इसलिए जो है अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर ISIS के यहाँ पे अगर पैठ मजबूत हो जाती है, जिनकी ब्रांच इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है, तो एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक रूप से पूरे विश्व के लिए बहुत ही चिंता की बात होगी। और भारत के लिए तो बात है ही है चिंता की, क्योंकि भारत ने यहाँ पे $3 बिलियन का निवेश भी किया है, निवेश किया ही किया, और साथ में जो भारत की जो सॉफ्ट पावर अब तक तो जनरेट हुई थी उसको कहीं ना कहीं धक्का लगने का पूरा डर है। और साथ ही साथ जो भारत के लिए जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो भी है ही है, क्योंकि वाखा कॉरिडोर का जो है, वखान कॉरिडोर जो है आपका, उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो कर सकता है तालिबान के लोगों को POK में ले जाने के लिए और POK से भारत में जम्मू कश्मीर में ले जाने के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों आज का डिस्कशन जो है वो आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, जो भी कोई आप लोग के कमेंट हो उसको लिखा ज़रूर किया करिए, कमेंट ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप लोग को फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।